बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, 8 सितंबर का दिन हर साल हमें पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाक बहरिया हमारी खामोश दिफाई क़ुव्वत है। हमारे बहरी मुहाफ़िज साहिलों से दूर समंदरों की सतह और गहराई में अपना मिशन बिला तातुल जारी रखे हुए हैं। बिलाशुबा पाक बहरिया पाकिस्तान की बहरी हुदूद, समंदरी और साहिली मफादात की मुहाफ़िज है। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने अपने से कई गुना बड़ी क़ुव्वत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया कि दुश्मन आज भी अपने ज़ख्म चाटने पर मजबूर है। आबदोज़ गाजी ने दुश्मन के दिलों पर ऐसी धाक बिठाई कि भारतीय बहरिया समझ ही नहीं पाई कि ये कौन सी ताकत है जो उसका रास्ता रोक के खड़ी है। उधर पाक बहरिया के जहाज़ों ने कमोजोर SM अनवर की क़यादत में मार्का दवारका के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उस ऑपरेशन में शेरदिल बहरिया ने ना सिर्फ बुज़दिल दुश्मन को उसके घर में शिकस्त दी, बल्कि उसके इंतहाई अहम मालूमाती मरकज़ को भी तबाह कर दिया। नाज़रीन, पाक बहरिया के कारनामों पर एक रिपोर्ट शामिल करेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे और 1965 की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 8 सितंबर को हम अपनी पाक बहरिया की कुर्बानियों को याद करते हैं, और ना सिर्फ कुर्बानियों को, वो 1965 में जिस तरीके से हमारे दुश्मन को शिकस्त दी पाक बहरिया ने, बल्कि आज के दौर में जिस तरह से हमारी हिफाजत करती है पाक बहरिया, उस पर भी हम बात करेंगे और 27 फरवरी के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवा देती हूँ। कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन रमीज़ नियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कमांडर मोहम्मद शाहरुख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट आयशा आसिफ साहबा मौजूद हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और हमारे साथ मौजूद हैं एक्स वाइस एडमिरल हैं आसाफ हुमायूं साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया। कैप्टन साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, जब हम याद करते हैं 1965 की वो जंग जिसमें हमारी तीनों अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, चाहे वो फ़ज़ाई हुदूद हो, ज़मीनी हो या फिर समंदरी हुदूद हो, यकीनन पाक बहरिया के जो दुश्मन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थी, जो शिकस्त थी, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ज़रा मुझे बताइएगा, मैं चाहूँगी थोड़ी यादें ताज़ा करें, फिर हम हाल पे आते हैं। क्या था ये ऑपरेशन दवार? देखिए, ऑपरेशन दवार का काठियावाड़ के साहिल पे इंडिया का एक रडार स्टेशन था, जिसकी मदद से इंडियन एयर फोर्स वहाँ से जब उसको डायरेक्शन दी जाती थी तो वो कराची पे और हमारे साउथ में आके अटैक्स कर रहे थे। तो ये डिसाइड किया गया था नेवल हेडक्वार्टर्स लेवल पे कि हम इस रडार स्टेशन को तबाह करेंगे ताकि जो इंडियन एयर फोर्स की जो डायरेक्शन है वहाँ से टूवर्ड्स पाकिस्तान वो ख़त्म हो सके। दूसरा उसका मेजर पर्पज़ ये था कि जो साउथ वाली सिमत में इंडियन एयर फोर्स की तवज्जो मुर्तकिज़ की जाए, क्योंकि नॉर्थ में हमारी जंग हो रही थी, एक्टिव वॉर थी, उस सिमत से इसकी तवज्जो मुर्तकिज़ करने के लिए और उनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है उसको ख़त्म करने के लिए। तीसरी चीज़ ये थी कि जो उनका मोराल है उनके साहिल इलाकों का, उसको कम किया जाए। और ओवर एंड अबव हमारी सबमरीन जो है वो बम्बई के कोस्ट के सामने मौजूद थी, और हम चाहते थे कि इंडियन नेवी की शिप्स बाहर निकलें ताकि हमारी सबमरीन का शिकार हो जाए। तो ये सहजैती मिलिट्री मकासद और एक जो है हमारा उनके अवाम के मोराल से मुतल्लिक़ मकसद था, उसको पूरा करने के लिए हमला किया गया था। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे नाजरीन नहीं जानते ये बात कि पाक बहरिया में भी एविएशन डिपार्टमेंट होता है। ये हमारी आम आवाम को ये बात नहीं मालूम, वो नहीं जानती कि किस तरीके से एविएशन का डिपार्टमेंट इसमें काम करता है। शाहरुख साहब, मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, ऑपरेशन होता है, कोई बड़ा आपने कोई दुश्मन अभी वो हमला करने का सोच रहा है, मैं वो बात ही नहीं कर रही हूँ ना कि उसकी मेरी निगाह क्या थी, अभी वो सोच रहा है, हमारा पाक बहरिया का एविएशन डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है और कितने सेकंड दरकार होते हैं? देखें, इस मामले में सारी दुनिया को हमने इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन करके दिखाई। हाँ जी। 4 मार्च को जब हम हालत जंग में नहीं थे, पुलवामा इंसिडेंट के बाद हाई अलर्ट के दौरान उनकी एक लेटेस्ट सबमरीन हमारे एरिए में आई, जिसे हमने अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग के दौरान डिटेक्ट किया। जब वो डिटेक्ट हो गई, उसके बाद हमने उसे कई घंटे तक ट्रैक किया और उसको कहीं भागने नहीं दिया। वो टाइम बहुत क्रिटिकल था। उस टाइम में अगर हम चाहते, हम असलहे से लैस थे, वी वर जस्ट अ पुश बटन अवे फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग दैट सबमरीन। लेकिन हमने नज़र रखते हुए रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया और उस दिन
दुश्मन को ये बता दिया कि जब भी वो इस तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेगा तो हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे ही बोल दें, लेकिन वो 4 मार्च के दिन शायद दुश्मन कभी भूल नहीं पाएगा जो आपने जिक्र किया। मैं चाहूँगी कैप्टन साहब ज़रा आप मुझे बताइए कि जब ये सबमरीन डिटेक्ट हुई उस वक्त किस तरीके से आप लोगों ने काम किया, वो कितने मिनट्स थे या वो कितने सेकेंड्स थे जिस पर ये ऑपरेशन सेट हुआ और फिर आपने मजबूर किया दुश्मन को भी वापस जाएगा? देखिए, जो सबमरीन्स हैं ये हमेशा एनिमी वाटर्स में ऑपरेट करती हैं। ऑब्वियसली इंडियन सबमरीन्स हमारे पानियों में, हमारे साहिलों के करीब ऑपरेट करेंगे और हमारी सबमरीन्स या दुनिया की किसी भी नेशन की सबमरीन अपने एनिमी टेरिटरीज़ में ऑपरेट करेंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो प्रोफेशनलिज्म है हमारे नेवल एविएशन का, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये अंदाज़ा करें कि वो सबमरीन कहाँ पे हो सकती है। वहाँ पे आप अपने असेट्स लगाएं, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है, वहाँ पे उस असेट का होना ज़रूरी है उस सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए। फिर ये प्रोफेशनलिज्म है उस एयरक्राफ्ट के क्रू का कि उन्होंने इस सबमरीन को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसको 1 घंटे से ज़्यादा अरसे तक इसको ट्रैक किया और उसमें उसको वार्न किया गया कि दे हैव टू लीव आवर वाटर्स। और उसके बाद बिकॉज हमारी नेशनल पॉलिसी, वी आर अ पीस लिविंग नेशन, वी डोंट वांट वॉर, सो इस सब के बावजूद हमने उसको जाने दिया अपनी मुल्की पॉलिसी के तहत। सो डिटेक्टिंग अ सबमरीन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, वो हमने अचीव किया। आप देखिए कि इंडियंस कैन नेवर अचीव सच थिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी सबमरीन, और हमने इनकी पिछले 4-5 साल में 2 से 3 मरतबा हमने सबमरीन्स पकड़ी हैं। सो पहले व्हेन एवर दे विल बी हियर वी विल बी एबल टू डिटेक्ट देम बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ आवर नेवल एविएशन। ये बिल्कुल, और ये दुश्मन को गाए बगाए हम बताते रहते हैं कि वो बड़ी ज़रूरत करते हैं कि इस तरह की कोई जो है वो जिसारत करें, लेकिन हम उसी वक्त उनको बता देते हैं कि आप इस तरह की जिसारत करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज़ाहिर है हमारी जो पाक अफ़वाज है, हमारी तीनों अफ़वाज जो हैं उनमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। हर शोबे में ख़वातीन अपना नाम मनवा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो आयशा आसिफ साहिबा, आप किस तरह देखती हैं ख़ास तौर पे पाक बहरिया में ख़वातीन के किरदार को? और आप खुद ज़ाहिर है आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी जो आपने सोचा कि आपने पाक बहरिया ज्वाइन करनी? जी, एज़ फार एज इंस्पिरेशन इज़ कंसर्न, मेरी इंस्पिरेशन द मैन इन वाइट विद अ गैलेंट हार्ट और बैलेंस पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब थे हैं। ज़बरदस्त। और बचपन से ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी, जो बचपन से एक नेवलाइज या मिलिट्री माहौल में जब हम अपब्रिंग करते हैं तो ये कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती कि एक के इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए। मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर इनटू के एक अपराइट पर्सनालिटी देखकर हम चलते हैं अपने पेरेंट्स की, और एक डिसिप्लिन लाइफ से गो थ्रू हुए होते हैं। और एज़ फार एज द रोल ऑफ लेडी ऑफिसर्स इन मिलिट्री इज़ कंसर्न, अब पाकिस्तान नेवी ने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी फील्ड्स आर देयर फॉर लेडी ऑफिसर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम IT, एजुकेशन, साइकोलॉजी, मेडिकल, एंड माई ओन फील्ड इज़ अ फार्मेसी। ओके। तो अल्लाह का शुक्र है, इट्स सच अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद। और पाकिस्तान की खिदमत का जो भी जज्बा होता है, जो दिल में लिए इस यूनिफॉर्म को पहनते हैं, वो हम हर जगह कैरी करते हैं। राइट, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी प्राइड होती है क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ही प्राइड है और आप लोग हमारी प्राइड हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज के दिन में मैं अपने ऐसे बहादुर अपने लोगों से बात कर रही हूँ जो हमारी हिफाजत करते हैं। हम अपने घरों में चैन से सोते हैं जब ये हमारे लिए हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं। असाफ हुमायूं साहब, आप क्या कहेंगे सर, जब हम बात करते हैं 1965 की जंग की, उस वक्त की कुर्बानियों की, हमारी अफवाज की सर, तो ज़रा आप भी याद दिलाइएगा ये ऑपरेशन दवारका के हवाले से सर, थोड़ी यादें ताज़ा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये ऑपरेशन दवारका जो था, इसका नाम नेवी ने रखा था ऑपरेशन सोमनाथ। ओके। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सोमनाथ। और मैं सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुश्मन आपके मुतालिक क्या कहता है, यानी कि दुश्मन के मुंह से जो तारीफ होती है आपकी, वो एक्चुअल आपकी ऑपरेशन की कामयाबी का सबूत होती है। तो इंडियन नेवी के एक एक्स चीफ हैं एडमिरल कोहली, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1971 की लड़ाई के बाद, वी डेयर्ड। उसमें वो लिखते हैं
The Pakistan naval raid at Dawarka left officers and men of the Indian Navy infuriated and somewhat humiliated. तो ये तो अब हमारा दुश्मन कह रहा है कि पाकिस्तान का हमला जो था ये हमें शर्मिंदा करके चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके दुश्मन जो है ना, आप फिर एक जो आपने गाजी की बात की, गाजी की धाक जो थी हिंदुस्तान की नेवी के अंदर इस तरह बैठी हुई थी कि हिंदुस्तान की नेवी जो थी 6 सितंबर को जब लड़ाई शुरू हुई तो उनके नेवी चीफ ने एक सिग्नल बनाया अपने फ्लीट को कि आप पाकिस्तान नेवी के हमले के लिए तैयार हो जाएं और बाहर निकलें। 15 मिनट के बाद उनके नेवी चीफ को गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि आप अपना सिग्नल वापस लें। उनके नेवी चीफ को कहा गया कि आप बाहर निकल के लड़ने का सोचें भी मत। उनको कहा गया कि आप मुकम्मल दिफाई अपने पोजीशन रखें और नेवी को आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा करें, आप किसी हमले का ना सोचें। उनको कहा गया कि जो ना कि आप पाकिस्तान के साहिल की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपने जो है ना टेरिटरी में ही रहेंगे। तो आप ये समझ हमसे वो हिंदुस्तानी बहरिया जो थी हमसे 4 गुना बड़ी थी फायर पावर में। एयरक्राफ्ट कैरियर था उनके पास, उनके अपने हवाई जहाज थे, उनके लड़ाका तैयारे थे, उनके बमबार तैयारे थे। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान नेवी जो थी उनसे 1/4 होगी फायर पावर में। 1 सबमरीन गाजी और 7 डिस्ट्रॉयर, हमारे 8 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर थे उस वक्त। उनमें से 7 जाके जो है ना इस ऑपरेशन सोमनाथ में दवारका पे उन्होंने हमला किया। हमला जो था, एक्चुअल हमला जो था वो हम दवारका से 5 मील दूरी पे गए। हमने 4 मिनट में हमारे फ्लीट ने 350 गोले उन पे बरसाए और फिर बाहिफाजत वापस आ गए। इस दौरान इंडियन नेवी को या इंडियन एयर फोर्स को हिम्मत ना हुई कि वो हम पे हमला कर सके। एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उनके अपने नेवी के एडमिरल ये कहें कि जी हमें इस हमले से बहुत शर्मिंदगी हुई और उनकी गवर्नमेंट उनको हुक्म दे के आपने लड़ने के लिए बाहर नहीं जाना। तो इस ऑपरेशन से हमें क्या चीज़ें मिली, हमें क्या वजह थी कि हमें इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई। सबसे काबिल तो ये आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको उसके लिए भी पैगाम है। इसमें सबसे पहला काम तो ये था कि दवारका पे हमला जब हमने किया, हमने कंप्लीट सरप्राइज एनिमी को दिया। हमने एक रेडियो साइलेंस रखा, हमने अपने इंटेंशन को एनी पे जाहिर नहीं होने दिया जब तक कि हम हमलावर नहीं हो गए। ये सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोगों के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान बहरिया ने दिखाई कि हमने हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर में जाके एक नेविगेशन और एग्जीक्यूशन का बेहतरीन मुजाहरा किया। तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास टोटल जो मैं कहूँगा कि नेवी के बड़े यूनिट जो थे वो थे सबमरीन, 1 सबमरीन और 9 बड़े यूनिट थे। इनमें से 8 ने जो है एक तरह से हिंदुस्तान के साहिल में दाखिल होकर दवारका के हमले को कामयाब बनाया। इसमें PNS ढाका जो हमारा ऑयल टैंकर था वो भी शामिल था। उसने बमबारी में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उसने बमबारी से पहले तमाम फ्लीट को तेल फराहम किया जिससे ये फ्लीट जो था दवारका तक गया और दवारका से वापस आया। इस दौरान उसको दोबारा किसी किस्म की फ्यूल वगैरह की ज़रूरत ना पड़ी। फिर जो मोराल था हमारे लोगों का, मोराल जो था वो बेइंतहा बुलंद था। लोग जो है वो 7 सितंबर की शाम तक, जब तक कि उनको ये नहीं पता चला
कि पाकिस्तान नेवी हिंदुस्तान के पानियों में हमला करने जा रही है, जब तक वो अपनी कमांडिंग ऑफिसर से जाते हैं ये कहते रहे कि सर नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स और आर्मी तो दोनों की दोनों 6 और 7 सितंबर से लड़ाई में मशगूल है, नेवी क्या करेगी, नेवी क्या कारनामा देगी, नेवी अपने मुल्क के लिए क्या शानदार फतह लेकर आएगी। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि द्वारका का हमला जो था एक निहायत ही बोल्ड मनूवर था, एक निहायत ही बोल्ड एक्शन था, एक बोल्ड ऑपरेशन था, एक करेजस एक्शन था। और उसके साथ साथ जो उसका एग्जीक्यूशन था उसमें हमारे लोगों की ट्रेनिंग, उनकी एफिशिएंसी का एक मुंह बोलता सबूत था। सो ये तमाम चीज़ें थी जिनसे ये द्वारका का हमला जो है कामयाब हो सका। और जो कुछ मैंने आपको ये पॉइंट बताए, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1965 की जंग को हम याद कर रहे हैं। अब 1971 का भी मैं जिक्र करूंगी, आऊंगी आपकी जानिब। उस वक्त भी जो हमारी हंगोर आबदोज थी उसने किस तरह दुश्मन को शिकस्त दी थी, वो भी हमारी नौजवान नस्ल को बताना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर हम जब यादें ताज़ा करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि तुम कुर्बानियों को याद करें, लेकिन अपनी नौजवान नस्ल को भी आगाही दें कि हमारी पाक अफवाज हमारे मुल्क की हिफाजत किस तरह से कर रही हैं। अमीर अब्बास, एक प्रोपेगेंडा कहती हूँ मैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह से एक हाइब्रिड वॉर, क्योंकि अब जंग जो है वो तोपों से नहीं लड़ी जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल को जिस तरफ लगाया गया है, जिस तरह का नैरेटिव दुश्मन की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है, हमें उसको किस तरह बचाने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की हम सब की जिम्मेदारी किस तरह से हम पर आयद होती है? ये इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप बात कर रही हैं बड़ा अहम सवाल है। हमारे सामने अभी हालिया यानी प्रेजेंट की मिसाल दुनिया के कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड की वो अफगानिस्तान की सूरत में है। माजी में कई मिसालें हैं, लेकिन मैं आज की मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ, और वो अफगानिस्तान, जहाँ $90 बिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफगानिस्तान की फौज को खड़ा करने के लिए। आप पाकिस्तानी तीनों मुसल्लह अफवाज जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का अगर बजट उठा के देखें, और वो $90 बिलियन खर्च किए 20 सालों में। और खुद अमेरिकन एक कांग्रेसमैन जिन्होंने ये आज से एक हफ्ता पहले कहा कि हम तकरीबन $80 बिलियन का इक्विपमेंट छोड़कर जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें ऐसा इक्विपमेंट है कि शायद पाकिस्तान वो 30 साल के बाद भी हासिल न कर पाए। तो मकसद ये कि इतनी मजबूत फौज उन्होंने अपने तौर पर खड़ी की, उसको दुनिया के यू नेम इट यू हैव इट, दुनिया के जदीद तरीन गैजेट्स के साथ लैस किया, जदीद तरीन असलहे और टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया, लेकिन इसके बावजूद वो फौज अपने से 3 गुना छोटे दुश्मन के सामने 3 हफ्ते नहीं ठहर सकी। 60 से 70 हजार तालिबान और 3 लाख प्लस की अफगान आर्मी। तो ये आज जिन लोगों के बारे में आप सवाल करिए उनके लिए मैसेज है कि किसी भी मुल्क के लिए फौज की अहमियत क्या होती है, किसी भी मुल्क के दिफा के लिए फौज की अहमियत क्या होती है। अगर आज अफगानिस्तान की फौज के अंदर विल पावर होती, अगर उस फौज के अंदर अपने मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा होता, और अगर वो फौज आर्टिफिशियली क्रिएट ना की गई होती, तो आज वो फौज अपनी हुकूमत को बचा सकती। लिहाजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दुश्मन तो जिनको तालिबान वो दुश्मन कहते हैं वो उनके अपने ही लोग थे। पाकिस्तान के ऊपर तो दुनिया की आलमी ताकतों की नजरें हैं। पाकिस्तान के दुश्मन तो आलमी ताकतें हैं, जिसमें भारत से लेके और कुछ और मुल्क। आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी फौज को, फौज से मुराद तीनों अफवाज की बात हो रही है, हम अपनी अफवाज को बलिया मेट कर दें, हम अपनी अफवाज को नीस्तो नाबूद कर दें, हम अपनी अफवाज को जो है वो बर्बाद कर दें, इनको सड़कों पर जलील करें, रुसवा करें, हम अपनी फौज को डिसमेंटल कर दें, डिस्करेज कर दें, डीमोरलाइज कर दें। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या सद्दाम हुसैन का इराक बनाना चाहते हैं, कि जहां कोई भी आए झटपट में और पलक झपकते ही वो पाकिस्तान को जो है वो निगल जाए एक तर नवाले की तरह। आज हमें एहसास हो रहा है, अगर अपनी अफवाज से बाजुकात को शिकायत या शिकवे होते हैं, हमें भी कुछ हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन आज
मैं आपको अपनी ज़ाती कैफियत बता रहा हूं कि मुझे ये अफगानिस्तान के सिनेरियो के बाद मुझे भी एहसास हुआ है कि किसी भी मुल्क के लिए फौज की, मुसल्लह फौज की या उसके दिफा की अहमियत क्या है, कि आपको किस तरह से कोई भी मुल्क आके या कोई भी ताकत आके निकल सकती है अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है। लिहाजा जो रवैया हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपना रखा है हमारी अफवाज के बारे में, उस रवैये को तब्दील करने की जरूरत है। शिकवे, शिकायतें, तनकीद, वो अपनी जगह पे उसको जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप डायलॉग करते हैं तो उससे चीजें बेहतर होती है, उससे इंसान सीखता है, इदारे सीखते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इंप्रूव होती है, इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड और टेम्परामेंट इंप्रूव होता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क पर नहीं मिलती है। आप भारत में देख लें किस तरह उसकी फौज जलील हो रही है, किस तरह उसकी फौज के अंदर कितने इख्तलाफात हैं, किस तरह उसकी इंटेलिजेंस बर्बाद हो गई अफगानिस्तान के अंदर, उसके रिसोर्सेज बर्बाद हो गए, उसके अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। क्या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में होता है? क्या वहां के इमाम जूते उठा के, छितर उठा के अपनी फौज को मार रहे हैं, अपनी हुकूमत को मार रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो हमारे यहां होता है? तो हमारे जो रवैये हैं उनको तब्दील होने की जरूरत है और लोगों के अंदर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब यह है कि जहां कुछ गलत है उसको गलत कहें, लेकिन जहां कुछ सही है उसको सही कहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां लोगों की सब्जेक्टिव अप्रोच हो चुकी है, सोसाइटी बहुत पोलराइज हो चुकी है और खास तौर पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सोसाइटी को बहुत पोलराइज कर दिया है। उन्होंने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है अफवाज पाकिस्तान को और कुछ अवाम में से कुछ लोगों को। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और मेरा ख्याल है कि इसको रियलाइज करने की जरूरत है इस मुल्क के सियासतदानों को। मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसी रविश पर चल पड़ते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे अनासर हैं, इन सबको इस बात को रियलाइज करना चाहिए। भाई आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप रियलाइज करें कहाँ से, अफगानिस्तान की, इराक की और शाम की सूरत हाल को देखते हुए कि वहाँ की अफवाज ज़ाहिर मजबूत नहीं थी, तो उनके मुल्क का, उनके लोगों का क्या हाल हुआ, उनके लोगों के साथ क्या किया दूसरे ममालिक ने। ज़ाहिर उनकी अफवाज उनकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। तो हमें जितना हम शुक्र करें वो कम है, हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। इन चीज़ों से हमें रियलाइजेशन होती है, लेकिन ज़ाहिर जो लोग पॉजिटिविटी फैलाने वाले हैं उनको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और हम फैलाते रहेंगे पॉजिटिव नैरेटिव। जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हो सकता है वो हम करते रहेंगे और जो हकीकत है उसको बार बार बयान करते रहेंगे और अपने माजी से भी और अपने हाल से भी अब अपने आवाम को बताते रहेंगे कि आप सबक सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कैप्टन साहब, अभी मैं अंगोरा आबदोस की बात कर रही थी जो कि मैरीटाइम म्यूज़ियम में मौजूद है, हमारी नौजवान नस्ल की, जो कि 1971 में इस्तेमाल हुई, जिसने भारतीय नेवी का जंगी जहाज़ तबाह किया। और ये कहा जाता है कि 1948 के बाद या 47 के बाद ये पहली ऐसी बड़ी अचीवमेंट थी जो पाकिस्तान ने हासिल की। क्या ये मैं दुरुस्त कह रही हूँ? जी बिल्कुल। दूसरी जंग अजीम के बाद जो पहला शिप किसी सबमरीन ने डुबोया वो हंगोर ने INS खुखरी को डुबोया था। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि INS खुखरी जो है वो बजाते खुद एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट था, यानी वो सबमरीन को हंट करने के लिए डिज़ाइन था। सो ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस थी, उनकी करेज थी, उनके कमांडिंग ऑफिसर की और सब क्रू की, कि जो हंटर है इट बिकेम इटसेल्फ हंटेड। और इसमें जो उनका सारा एक्शन था, यानी उन्होंने पहले टॉरपीडो अपना फायर किया, वो अपने निशाने पे नहीं लगा, तो टू मेंटेन योर नर्व्स और उसके बाद दोबारा उसी टारगेट को दोबारा लेना, एंड देन ही संक दैट शिप। और उसके साथ INS किरपान एक दूसरा जहाज़ था, उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। सही। सो अगेन ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस की, जज्बे की और कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्यूटी की और कमिटमेंट टुवर्ड्स द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड, उसकी एक रोशन मिसाल है ये एक्शन। सही, बिल्कुल सही। अच्छा शाहरुख साहब, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, एक टारगेट होता है, आप लोगों को ये दिया जाता है, उसकी तैयारी के लिए वक्त कितना दरकार होता है? देखिए, जब आप ये वर्दी पहनते हैं, डे 1 से जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है वो आपके उस टारगेट की अचीवमेंट की है। हम जो टारगेट को अचीव करने के लिए जिन मराहिल से गुज़रते हैं उन मराहिल की हम बारहा प्रैक्टिस करते हैं। उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हमें टारगेट दिया जाता है तो उसको अचीव करने के लिए वी जस्ट
एक पजल की तरह हमें 2-3 चीज़ें मिलानी है और वो एग्जीक्यूट करनी है। इतने यूज्ड टू होते हैं उससे। बिल्कुल, वो हमारी एक तरह से सेकंड नेचर बन चुकी होती है। इसीलिए जब दुश्मन आपके सामने होता है, आपने अपनी ट्रेनिंग में उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस की होती है कि आप अपनी नर्व्स पे, अपने फियर्स पे काबू रखते हुए अपने एम को मद्देनज़र रखते हैं और उसकी अचीवमेंट की तरफ बिला खौफ व ख़तर चलते जाते। अच्छा चले, नर्व्स पर जो काबू पा लिया, और लाइटर नोट ये होता है ना कि देखें, जज्बा एक जज्बा शहादत है जो हर शख्स में है इस कौम के, लेकिन आप लोगों में तो बहुत ज़्यादा है ना। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो फीलिंग्स क्या होती हैं, उन फीलिंग्स पर कैसे आप कंपोज करते हैं कि जी वो एक जज्बा है कि भाई अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दूँ मैं, उसको किस तरह से काबू करते हैं और फिर अपना काम सर अंजाम देते हैं? देखिए, जज्बा शहादत से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सरशार, इसकी सादा सी मिसालें हमने 65 की जंग में देखी। हमारी आवाम टैंकों के सामने लेट गई, हमारे फ़ौजी सिपाही टैंकों के सामने लेट गए। तो जो ईमान का जज्बा है, अल्लाह मियाँ ने जो मुसलमानों के अंदर हमें ईमान दिया है, वो ईमान का जज्बा हमारी शहादत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत बख्शता है। और जब हमारा दुश्मन हमारे सामने होता है तो हमें अपने एम को अचीव करना है। हमने अपने दुश्मन से नबर्द आज़मा होते हुए हमें कभी ये फ़िक्र नहीं रही कि अगर हम यहाँ से ना लौटे तो पीछे वालों का कौन ज़िम्मेदार है। हमें ये बिल्कुल क्लियर थॉट होता है कि अगर हमने मिशन अचीव किया, वापस गए तो गाजी, और अगर वापस ना जा सके तो इंशाअल्लाह शहीद। और वो शहादत का जो मर्तबा है वो इन इटसेल्फ इतना एक हाई, इतना उस रुतबे तक पहुंचने की हर बंदे की जो ख्वाहिश है, वो एक दूसरे से उस रुतबे को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो कि बस मैं ले लूँ, मुझसे पहले कोई उस रुतबे तक ना पहुंचे। हाँ, ये जो एक है ना स्प्रिट कि आप सबकत ले जाते हैं इस चीज़ में कि मैं वो रुतबा पालूँ शहादत का, जो हर कौम के हर फर्द की ख्वाहिश हो। यकीनन हमारी अफवाज की तो वो ख्वाहिश सबसे ज़्यादा है। साफ साफ मैं चाहूँगी ज़रा आप भी सर अंगोर आबदोज़ के हवाले से बताएं, उस वक्त की 1971 की जंग के हवाले से बताइए। हमारी नौजवान नस्ल को आज ये बताना, बार बार बताना, ये कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ये अंगोर आबदोज़ जिसने भारतीय नेवी का वो जंगी जहाज़ तबाह किया। ज़रा बताइएगा सर। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि अंगोर आबदोज़ जो थी पाकिस्तान में, ये आबदोज़ इसको आए हुए बड़ी मुश्किल से 1 साल गुजरा था। इस 1 साल के दौरान आप एक आबदोज़ चलाने के लिए आपको टेक्निकल महारत चाहिए, डॉकयार्ड चाहिए, टॉर्पीडोज़ की जो नए वर्कशॉप्स जो हैं वो अपना काम है। इन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद अगर आपके क्रू की ट्रेनिंग, उनका शौक, उनका करेज, उनकी कमिटमेंट ना हो तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर सकती। सो इन सब चीज़ों का जो मैं कहूँगा एक कंबाइंड जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि हमने खुखरी को हिंदुस्तान में देवहेड एक जगह है उसके करीब डुबोया। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैंने एक चीज़ आप लोगों के सामने में पेश करता हूँ जो मेरी ज़ाती मुशाहिदे में। 1979 में मैं फ्रांस में था, ये हंगोर सबमरीन फ्रांस की बनी हुई थी। तो एडमिरल तस्लीम जो इस सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये जहाज डुबोया था, जब ये फ्रेंच नेवी के बेस में आते थे तो इनसे मिलने के लिए, इनका एक तरह से मैं कहूँगा लफ्ज़ दीदार करने के लिए कि देखें एक हीरो है सबमरीन का जिसने हमारी सबमरीन्स को ऑपरेशनल में इस्तेमाल करके एक फ्रिगेट को डुबाया, तो उनकी नेवी के लोग एडमिरल तस्लीम से मिलने आते थे, उनको एक सताइशी निगाह से देखते थे। ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि मैंने ये वहाँ पे देखा फ्रांस में कि ये हंगोर का एक्शन जो था ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये सारी दुनिया में एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे कि देखें अगर सबमरीन जो है वो अपना टारगेट तलाश करके उसको डुबो दे तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सारी दुनिया में
कोट किया जाता है, ये सारी दुनिया में रिसालों में और जो हमारे नेवल टैक्टिक्स हैं उनमें ये पढ़ाया जाता है कि ये अटैक हुआ कैसे। सो हमारे लिए जो ना ये एक्शन जो है एक बहुत ही काबिल फ़ख्र और हमारे हिस्ट्री का दरख्शां बाब है, इसको हम याद करें। और मैं एक और बात कहूँगा कि जब 9 दिसंबर को हंगोर ने ये हमला किया, खुकरी को डुबो दिया, किरपान को डैमेज कर दिया, 9 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान की बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो कराची के पास आए। उसके बाद वो अपने पानियों में ये सबमरीनों को ही तलाश करते रहे, उनको जिसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि हमारी सबमरीनों से सारी की सारी जो ना वॉर के बाद कामयाबी से वापस आ गई। लेकिन हिंदुस्तान की बहरिया जो थी वो एक तरह से खौफ और एक तरह से शेल में घुस गई अपने, कि भाई अब जो ना हम ज़्यादा अगर बाहर निकले तो हम भी आबदोजों का शिकार बन जाएंगे। सर एक चीज़ और है, अभी जब हम 4 मार्च 2019 की बात कर रहे थे, जब ज़बरदस्त तरीक़े से दुश्मन को बताया गया और जिस तरीक़े से सुराग लगाया, और वो कोई आम जहाज़ नहीं था, बड़ा जदीद स्कॉर्पियन क्लास जहाज़ था जो कि दुश्मन कोशिश कर रहा था कि वो सरहद को पार कर सके, लेकिन ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उसको मजबूर किया कि वो वहाँ से भागे। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ था, ज़रा आप बताइएगा साफ साफ, 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। हर बार जिस तरीके की जसारत करता है भारत और फिर अपने इंडियन टीवी में बैठकर जिस तरह की बड़के मारते हैं, उस वक्त ये कहते हैं कि जी हमारी जो नेवी है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जिस तरह की उनको शिकस्त होती है और फिर वो शिकस्त को मानते हैं अपनी और फिर उसको एडमिट भी करते हैं कि बिल्कुल डरते भी हैं, खौफ भी खाते हैं। सर ज़रा बताइएगा 2019 और 2016 और उससे पहले भी कई बार ऐसा मजबूर किया गया भारत को। मैं 2016 से पहले की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक सबमरीन थी सिंधु रक्षक। ओके। 14 अगस्त की रात को, ये 14 या 15 अगस्त की रात को, मुझे तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 थी या 15 अगस्त थी, उसके अंदर वो बम्बई हार्बर में अपना कोई मिसाइल लोड कर रहे थे और इस सबमरीन में इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ कि ये सबमरीन जो थी हार्बर में डूब गई और इसने दूसरे जहाज़ों को भी डैमेज किया। और मैं एक बात कहूँगा कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए दुश्मन के मुतालिक, मुझे हिंदुस्तान की नेवी बहुत बड़ी नेवी है, लेकिन इनकी प्रोफिशंसी, इनकी ट्रेनिंग और इनकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर मुझे हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है मेरे दिल में कि यार क्या वजह है कि इतनी बड़ी नेवी है, इतने इनके बड़ा डॉकयार्ड है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके इसके बावजूद जो है। और फिर आप एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि इनकी जो मिसाइल फायर करने वाली न्यूक्लियर सबमरीन थी, इनको उसके अंदर न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में इनके पानी भर गया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो ना कि हमें दुश्मन की ताकत को तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुझे मजबूर करती हैं कि मैं सोचूं कि क्या हिंदुस्तान की नेवी अपने इक्विपमेंट को सही तरह इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं कर सकती। करना ही नहीं जानती। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा करना नहीं चाहते, नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा। और जो आपने स्कॉर्पियन सबमरीन की बात की, मेरे लिए तो बहुत ही मैं खुद सबमरीन ऑफिसर हूँ, मैंने जो ना सबमरीन्स में 17-18 साल सर्विस की है, कमांडर सबमरीन रहा हूँ, मैंने सबमरीनों को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पे भेजा है, खुद से ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पे गया हूँ। तो मेरे नज़दीक जो है ये एक ऐसा वाक़या है, हो सकता है कि बाय चांस हुआ हो, लेकिन फिर भी ये चांस जो है ये पाकिस्तान सर ये पहली बार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं हुआ। 2013 का आपने वाकया बताया, 2014 में भी एक वाकया हुआ था जिसमें एक और जो आबदोज थी संदोर तना,
उसमें भी आग लगने का वाक़या पेश आया था। इसमें भारतीय बहरिया के 2 सेलर्स जो थे वो दम घुटने से हलाक हो गए थे और उसको भी ये कहा जा रहा है कि नाकिस ऑपरेशनल हिकमत अमली थी भारतीय नेवी की जो कि सामने आई थी। अपनी ट्रांसमिशन पर और हम गुफ्तगू करें और लाइटर नोट पर भी मैं चाहूँगी थोड़ी गुफ्तगू हो, वो क्या इंस्पिरेशन थी, वो कैसे ऐसा हुआ कि सोचा कि जी नेवी ही ज्वाइन करनी है और कहीं नहीं जाना, कोई और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ज़रा ख़वातीन के किस्सा, जब ख़वातीन हम देखते हैं हमारे मुल्क में हर शोबे में अपना नाम मनवा रही हैं, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, जब इस तरह की ऑपरेशन होते हैं या कोई इस तरह का वक्त आता है जब ये लगता है कि हर शख्स, मैं अगर अपनी बात करूं, आप तो ज़ाहिर एक एसोसिएट हैं कि दिल चाहता है कि आगे निकल के खुद आगे बढ़ के दुश्मन को जवाब दें। अभी जिस तरह हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, कभी भी जंगें हथियारों से नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती हैं। कभी ऐसा कोई वक्त आया आपके ऊपर कि गो कि आप उस डिपार्टमेंट में तो नहीं हैं लेकिन आपका मोराल इतना हाई था कि आपका बस नहीं चल रहा था कि आप सीनियर्स के पास गए और आपने कहा कि मैं कुछ करूं कि दुश्मन के दांत खट्टे करूं? ऐसा कभी हुआ कुछ? जी ऐसा है कि वही आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जंगें जज्बे से जीती जाती है। ये जज्बा हर मिलिट्री पर्सन के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। इसी तरीके से जो आपने वाक़यात का भी जिक्र किया गुज़िश्ता, उसमें हर वाक़े पे हम तमाम लेडी ऑफिसर्स का अगर मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ तो कोई ऐसी नहीं होंगी जिसने अपनी जो AORs या जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का 100% इनपुट ना दिया, रादर मोर देन 100%। यानी अगर मेरा ताल्लुक़ एक हॉस्पिटल फैसिलिटी से है तो हम दिन रात एक कर अपने सपोर्टिव विंग, क्योंकि हम कंसिडर किए जाते हैं, तो हमने उस पे पूरी यानी कोशिश रखी है कि हमारी तरफ से जो मुमकिन हो अपने जवानों को, अपने अफसरान को सर्व करने के लिए हम वो पूरी कोशिश करें, बेस्ट दें अपना, द बेस्ट। डेफिनेटली ये तो होती है। अच्छा मोहम्मद शाहरुख साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि क्या वैसे बच्चा होता है ना, उससे पूछो तुम्हें क्या बनना है तो वो कुछ ना कुछ बताता है, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? आप क्या कुछ शुरू से ही था कि मुझे पाक बहरिया को ज्वाइन करना है, या कोई इंस्पिरेशन थी जो बाद में आपको फील हुआ कि मुझे यहाँ जाना है? देखिए मेरा ताल्लुक़ एक फ़ौजी घराने से था। अच्छा। और बचपन से ही मैं तैयारों की घनगरज में पला बढ़ा, तो उस दौरान मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए कोई और प्रोफेशन हो सकता है। तो एम ज़िंदगी का जब हमसे 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में पूछा जाता था कि आपने क्या बनना है बड़े होके, तो हमने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि हमने बिज़नेस करना है या क्या। हमारी सोच का जो दायरा था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की खिदमत करने के लिए उस पे फोकस था। इसी तनाजुर में जब FSC हमने कंप्लीट की तो हमें मौका मिला। उस मौके में हमने तीनों फोर्सेस के लिए अप्लाई किया। अल्लाह मियाँ ने शायद कराची का पानी पिलाना था, सबसे पहले नेवी ने बुलाया और हम तमाम तर जज्बात से सरशार मुल्क व कौम की खिदमत के लिए नेवी ज्वाइन करने के लिए पहुँच गए। ज़बरदस्त। कैप्टन साहब से भी मेरी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो कैप्टन साहब ने मुझे बताया कि 25 साल हो गए माशाल्लाह, लेकिन ये वो खिदमात हैं जो कि 25 साल खिदमात जो दी हैं, सर्व की हैं आपने, लेकिन ज़ाहिर सफ़र तो बहुत पहले शुरू हो गया होगा, ज़िंदगी गुजर गई ऐसे ही। यानी आई थिंक इट्स अ लाइफ वेल स्पेंट। एक ज़िंदगी एक मकसद के साथ गुजरी है, और मकसद जैसा भी हम बात भी कर रहे थे कि यानी अपने मुल्क का दिफा है। और जो अमीर अब्बास साहब ये भी जो जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की या हमारे इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे उसमें, और जो हमारे हमसाया मुल्क में जिस किस्म के अभी मुसलमानों के साथ है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उधर सिटीजनशिप एक्ट की रिवोकेशन की बात हो रही है, तो आप जब वापस मुड़ के देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि प्रॉब्ली जो आप प्रोफेशन हमने चूज़ किया था दैट इज़ अ लाइफ वेल स्पेंट, और ये काम सम वन हैज़ टू डू एंड दैट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, और एक जज्बे के साथ होना चाहिए। वही जज्बे जिसकी हम बात करें, जज्बा ही तो है जो आपको जीत से हमकिनार करता है। अगर जज्बा ना हो तो ज़ाहिर फिर इसी तरीके डर के बैठ जाते हैं कि अगर जान चली गई तो क्या होगा। जान की परवाह ज़्यादा होती है तो हम दूसरे ममालिक के अफवाज को देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं, यही तो सबसे अच्छी बात है। अच्छा अमीर अब्बास, मैं चाहूँगी थोड़ा समअप करते हैं क्योंकि अब वक्त भी ख़त्म हो रहा है। हमने बात की कि हमारी अफवाज का किरदार
फिर ज़ाहिर है हमें अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह हमने उनको बिल्ड करना है, उनके दिमाग को लेके चलना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, और फिर एक नैरेटिव जो कि दुश्मन का नैरेटिव है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ज़रा हम अपने किरदार की बात करें। हर शख्स को जिस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए अपने मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, क्या आपको लगता है कि हम बहैसियत कौम एक एक शख्स अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है जिस तरह से उसको करनी चाहिए? जज्बे का जिक्र करूं, चूँकि पहले जज्बे की बात हो रही थी, तो अगर आप सिंपली कोई भी शख्स अगर इंटरनेट पर जाके अगर सर्फिंग करे और सर्च करे कि 3 नेवीज कौन सी हैं, तो अगर आप 10 नेवीज उठा के देख लें या 15 नेवीज उठा के देख लें, तो उसमें अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, कोलंबिया, ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, ये ममालिक आपको कहीं ना कहीं किसी फहरिस्त में नज़र आएंगे। पाकिस्तान, जारी बात है हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं मुआशी लिहाज से, चूँकि कंस्ट्रेंट्स हैं तो इसलिए हम अपने दिफा पर अगरचे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम शायद इन मुल्कों जितना पैसा खर्च नहीं कर पाते या उस तनासुब से खर्च नहीं कर पाते। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तानी नेवी वो शायद इन मुल्कों के एट पार ना हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर हम बात करें, यानी हमारे पास कितने जहाज़ हैं, हमारे जिस तरह पहले आपने एविएशन का जिक्र किया, तो हमारे पास कितने हवाई जहाज़ हैं, हमारे पास बाकी कितने, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितनी है, हमारे पास बाकी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स कितनी है, शायद हम इन मुल्कों के एट पार ना हो। लेकिन इसके बावजूद हम जज्बे में दुनिया के इन 10 या 15 मुल्कों में सबसे ऊपर। बिल्कुल। आज से यानी दूसरी जंग अजीम तक या उससे पहले तक दुनिया में नेवी को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं, जिसमें आपकी लैंड फोर्सेस है, एयर फोर्स है और आपकी नेवल फोर्स है, इसमें नेवी को आज भी अमेरिका में लैंड फोर्स से ज्यादा जो उनकी नेवल फोर्स है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम फोर्स समझी जाती है। तो नेवी की जो अहमियत है वो इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा रही है, लैंड फोर्स से ज्यादा उसकी अहमियत रही है, क्योंकि नेवी के जरिए से ही आपके सी रूट्स जो है वो आप उनको महफूज और सिक्योर कर सकते हैं। आपके ट्रेड रूट्स आप अब देखिए ना, जो गवादर के ऊपर जो अब दुनिया का ये नेक्स्ट इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, इस गवादर के सारे जो सी रूट्स है, जो हमारा सी पैक्स, इसको कौन सिक्योर कर रहा है? इसको हमारी नेवी सिक्योर करेगी। और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक नई टास्क फोर्स रेज की गई थी जो वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर डिप्लॉय होगी। तो नेवी की जो अहमियत है उससे इनकार माजी में तो बिल्कुल नहीं था और आज के ज़माने में भी उसका इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी अमेरिका जो है, जब उसको पाकिस्तान कहता है कि हम तुम्हें अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे या हम तुम्हें अपने जो है वो फ़ज़ाई अड्डे नहीं देंगे, बेसिस नहीं देंगे जहाँ से बैठ के तुम अफगानिस्तान पर अटैक करो, तो वो किस बात पर घमंड करता है कि उसके पास कैरियर्स खड़े हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ समुद्रों के अंदर, वो वहाँ से जो है वो एयर टू लैंड या एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकता है और वो अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। आज भी नेवी के ऊपर दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इन्हिसार करते हैं, उनको घमंड है। और हमारी नेवी उन मुल्कों की नेवी की निस्बत नंबर्स में शायद कम हो, लेकिन जज्बे में उनसे ज्यादा है। और जैसे पहले सारे वाकयात का जिक्र हमारे ऑनरेबल जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने किया, और खास तौर पे और हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है, ये बात भी हमारे देखने वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास देखें ना, जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इंडिया के पास है, हमारे पास क्यों नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर? क्योंकि हमारे ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। हमने जाके किसी मुल्क को कॉलोनाइज नहीं करना है, हमने जाके किसी मुल्क की जमीन पर कब्जा नहीं करना। जी हाँ, ये वो चीज़ है अमीर, जिसको हम बता भी रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं कि जदीद हमारे पास ना हो असलहा, लेकिन हमारा जज्बा तमाम ममालिक की अफवाज से बहुत बड़ा है, और यही वो जज्बा है जो हमें हमेशा जीत से हमकिनार करता है। और तमाम गाजियों को, शहीदों को आज के दिन की मुनासबत से हमारा सलाम, और हम सलाम पेश करते हैं। और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कैप्टन रमीज़ नियाज़ साहब बहुत शुक्रिया, कमांडर मोहम्मद शाहरुख साहब, लेफ्टिनेंट आयशा आसिफ साहिबा और वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसाफ हुमायूं साहब और अमीन अब्बास। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।